प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज हम आपको राजनीतिक विज्ञान क्लास 12 के आपातकाल के बारे में पढ़ाएंगे। राजनीतिक विज्ञान से आने वाला क्वेश्चन है, आपातकाल लगने से पूर्व भारत की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों का वर्णन करें। तो बच्चों, आपातकाल होता क्या है, पहले आज ये हम समझेंगे। सरकार के मतानुसार चुनी हुई सरकार को लोकतंत्र में विपक्षी दल उसकी नीतियों के अनुसार शासन नहीं चलाने देते हैं। वे बार बार धरना प्रदर्शन करते हैं, जिसके कारण प्रशासन विकास के कार्यों पर पूरा ध्यान नहीं दे पाती है। सारी ताकत कानून और व्यवस्था की बहाली पर लगानी पड़ती है। तो इंदिरा गांधी ने क्या किया था, आयोग को चिट्ठी लिखी थी, षड्यंत्रकारी ताकतें सरकार के प्रगतिशील कार्यक्रम में अड़ंगे न डालें और उन्हें गैर संवैधानिक साधनों के बूते सत्ता से बेदखल करना चाहती थी। तो 1960 के दशक से ही छात्रों के बीच विरोध के स्वर उठने लगे थे। ये स्वर इस अवधि में और ज़्यादा प्रबल हो उठे। संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूह की सक्रियता भी इस अवधि में बढ़ी। इन समूहों में मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया गया तथा राज्य विरोधी तकनीकी का सहारा लिया गया। ये समय मार्क्सवादी, लेनिनवादी या नक्सलवादी के नाम से जाने गए। ऐसे समूह पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा सक्रिय थे। पश्चिम बंगाल की सरकार ने इन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए। आर्थिक परिस्थिति कैसी थी इनकी, खाद्य संकट, फूड क्राइसिस बोलते हैं। 1972 से 73 में मानसून असफल रहा, इससे कृषि की पैदावार में भारी गिरावट आई। खाद्यान्न का उत्पादन 8% कम हो गया। आर्थिक स्थिति को बदहाली को लेकर पूरे देश में असंतोष का वातावरण बन गया। इसी स्थिति को देखते हुए विपक्षी दल ने जन आंदोलन को राष्ट्रव्यापी रूप दे दिया। तो इस प्रकार आपातकाल लगा। दूसरा है मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति क्या होता है, 1973 में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल संकट पैदा हो गया। उस साल तेल निर्यातक देशों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात मनवाने के लिए तेल का उत्पादन कम कर दिया। तो इसे क्या नाम दिया गया, तेल कूटनीति के नाम से। जब तेल का उत्पादन कम हो गया तो इसका नाम दिया गया तेल कूटनीति। तेल कूटनीति के अंतर्गत तेल संकट के कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ गई। तेल की कीमत बढ़ने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर भी उसका प्रभाव देखा जाने लगा। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति और ख़राब हो गई। इससे विभिन्न चीज़ों की कीमतें भी तेज़ी से बढ़ने लगी। 1973 में चीज़ों के मूल्य में 23% और 1974 में 30% वृद्धि हुई। इस तीव्र मूल्य वृद्धि से लोगों को भारी आर्थिक कठिनाई का सामना करना पड़ा। फिर नेक्स्ट था बेरोजगारी। औद्योगिक विकास की दर बहुत कम थी, बेरोजगारी बहुत बढ़ गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में बेतहाशा बेरोजगारी बढ़ी। खर्चे को कम करने के लिए सरकार ने अपने कर्मचारियों के वेतन को रोक लिया। इससे सरकारी कर्मचारी में बहुत असंतोष पनप गया। 1971 का युद्ध, 1971 में हुए पाकिस्तान के साथ युद्ध में भारत को बहुत अधिक धन खर्च करना पड़ा। इसके अतिरिक्त पूर्वी पाकिस्तान में आए शरणार्थियों का भार भारत पर पड़ा। भारतीय अर्थव्यवस्था चरमरा गई। श्रीमती गांधी का नारा गरीबी हटाओ धन के अभाव के कारण असफल हो गया। इससे लोगों के असंतोष फैल गया। 1971 में भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना बंद कर दिया। इस प्रकार आपातकाल लगने के कौन कौन से कारण थे, खाद्य संकट, मुद्रास्फीति, बेरोजगारी और भारत पाक का युद्ध। ये सब के कारण आपातकाल देश में लगा और हमारा देश गरीबी में पहुंच गया था।
एक क्वेश्चन ये भी आता है 25 जून 1975 में घोषणा आपातकाल के किन्हीं 4 परिणामों की व्याख्या कीजिए। तो 4 परिणाम कौन कौन से थे, आओ पढ़ते हैं हम इसे। आपातकाल और इसके इर्द गिर्द को समय को क्या कहते हैं, परिणामों को देखते हुए संवैधानिक संकट का काल कहा गया। कौन सा काल कहा गया, संवैधानिक संकट काल कहा गया। 5 जून 1900 घोषित आपातकाल के 4 परिणाम क्या क्या थे। पहला था राजनीतिक वातावरण पर प्रभाव। किस पे प्रभाव, राजनीतिक वातावरण पर। इंदिरा गांधी जो थी सरकार ने इस फैसले से विरोध आंदोलन एक बारगी रुक गया। हड़तालों पर रोक लगा दी गई। अनेक विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। राजनीतिक माहौल को तनाव भरा बना दिया गया और गहरा सन्नाटा छा गया राजनीति माहौल पे। 1976 में क्या हुआ, 1976 के अप्रैल माह में सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक पीठ के उच्च न्यायालय के फैसले को उलट दिया। उच्च न्यायालय का जो फैसला था वो अप्रैल माह में उलट दिया गया और सरकार की दलील मान ली। इसका आशय यह था कि सरकार आपातकाल के दौरान नागरिक से जीवन और आज़ादी का अधिकार वापस ले सकती है। सर्वोच्च न्यायालय के इस फैसले से नागरिकों के लिए अदालत के दरवाजे बंद हो गए। सेकंड क्या था, प्रेस की स्वतंत्रता का प्रभाव। आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत प्राप्त अपनी शक्तियों पर अमल करते हुए सरकार ने प्रेस की आज़ादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्र को कहा गया था कि कुछ भी छापने के लिए पहले अनुमति लेनी जरूरी होगी। इसे प्रेस सेंसरशिप के नाम से जाना जाता था। थर्ड है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। सबसे बड़ी बात यह हुई कि आपातकालीन प्रावधानों के अंतर्गत नागरिकों के विभिन्न मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए, मतलब बिना प्रभाव के हो गए। उनके पास यह भी अधिकार भी नहीं रहा कि मौलिक अधिकारों की बहाली के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाएं। सरकार ने निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया। इस प्रावधान के कारण अंतर्गत लोगों को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने कोई अपराध नहीं किया था, बल्कि इसके विपरीत इस प्रावधान के अंतर्गत लोगों को इस आशंका से गिरफ्तार किया जाता था कि वे कोई अपराध कर सकते हैं। बिना अपराध किए ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता था। उनको सरकार को डर था कि ये कोई अपराध कर सकते हैं, तो उनके मौलिक अधिकारों का क्या हुआ था, छीना हुआ था। फोर्थ है संवैधानिक उपचारों का अधिकार एवं न्यायालय द्वारा सरकार विरोधी घोषणाएं। तो कौन कौन सी घोषणाएं हुई थी, जिन राजनीतिक कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया वे बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका का सहारा लेकर अपनी गिरफ्तारी की चुनौती भी नहीं दे सकते थे। गिरफ्तार लोगों तथा उनके पक्ष से किन्हीं और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में कई मामले दायर किए, लेकिन सरकार का कहना था कि गिरफ्तार लोगों को गिरफ्तारी का कारण बताना कतई जरूरी नहीं है। अनेक उच्च न्यायालयों ने ये फैसला दिया कि आपातकाल की घोषणा के बावजूद अदालत किसी व्यक्ति द्वारा दायर की गई बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को विचार के लिए स्वीकार कर सकती है जिसमें उसने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी हो। 25 जून 1975 को भारत में आपातकाल की घोषणा अब क्यों की गई, इसका कारण क्या था, इसकी सीमा क्या थी, इसको हम अब समझाएंगे। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जगमोहन लाल सिन्हा ने 12 जून 1975 को एक फैसला सुनाते हुए इंदिरा गांधी के निर्वाचन को अवैधानिक करार दे दिया। इस फैसले का तात्पर्य यह था कि इंदिरा गांधी कानून के मुताबिक सांसद नहीं रही। इंदिरा गांधी को सांसद पद से हटा दिया गया। वे अगले 6 महीने की अवधि में दोबारा सांसद निर्वाचित नहीं होती तो वे प्रधानमंत्री के पद पर कायम नहीं रह सकती। यह नियम उनके ऊपर लागू कर दिया गया। सर्वोच्च न्यायालय ने 24 जून 1975 को उच्च न्यायालय के फैसले पर आंशिक
स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि जब तक इस फैसले की अपील पर सुनवाई नहीं होगी तब तक इंदिरा गांधी सांसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले पाएंगी। दूसरा था, घटनाक्रम से राजनीति संघर्ष में अधिक तेजी आ गई। विपक्षी दलों ने जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में इंदिरा गांधी के त्यागपत्र के लिए दबाव डाला। दिल्ली के रामलीला मैदान में 25 जून 1975 को एक विशाल प्रदर्शन किया गया। जेपी ने इंदिरा गांधी से त्यागपत्र की मांग करते हुए त्याग राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। जेपी ने सेना, पुलिस तथा सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वे सरकार के अवैधानिक तथा अनैतिक आदेशों का पालन न करें। सरकार ने इस समस्त घटनाओं के मद्देनजर 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। 25 जून 1975 को आपातकाल की घोषणा कर दी। सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है तथा इस तरह के तहत संविधान का अनुच्छेद 352 लागू कर दिया गया। अनुच्छेद 352 के तहत प्रावधान किया गया कि बाहरी अथवा आंतरिक गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। सरकार का फैसला था कि गंभीर संकट के कारण आपातकाल की घोषणा आवश्यक हो गई। आपातकाल को न्यायोचित ठहराया जाना। क्या कारण था, क्यों ठहराया गया न्यायोचित, आज समझते हैं। आपातकाल की घोषणा भारतीय राजनीति का सर्वाधिक विवाद था। आपातकाल के औचित्य के विषय में विभिन्न दृष्टिकोण थे। आपातकाल की समाप्ति के बाद शाह आयोग ने अपनी जांच में पाया कि इस दौरान अत्यधिक अति हुई थी। 25 जून 1975 से पहले भारत की कभी भी आंतरिक गड़बड़ी की आशंका से आपातकाल की घोषणा नहीं की थी। ये सरकार का तर्क था कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था उसके अनुकूल विपक्षी दलों को चाहिए कि वे चुनी हुई सरकार को अपनी नीतियों के अनुसार शासन चलाने दें। 26 जून 1975 को आकाशवाणी से राष्ट्र को संबोधित करते हुए इंदिरा गांधी ने कहा था कि लोकतंत्र के नाम पर खुद लोकतंत्र की राह रोकने की कोशिश की जा रही है। वैधानिक रूप से निर्वाचित सरकार को काम नहीं करने दिया जा रहा है। आंदोलन से माहौल सरगर्म है और इसके नतीजन हिंसक घटनाएं हो रही हैं। एक आदमी तो इस हद तक आगे बढ़ गया कि वह हमारी सेना को विद्रोह और पुलिस को बगावत के लिए उकसा रहा है। विघटनकारी ताकतों का खुला खेल जारी है और सांप्रदायिक उन्माद को हवा दी जा रही है, जिससे हमारी एकता पर खतरा मंडरा रहा है। अगर सचमुच कोई सरकार है तो वह कैसे हाथ बांध कर खड़ी रहे और देश की स्थिरता को खतरे में पड़ता देखती रहे। चंद लोगों की कारस्तानी से विशाल आबादी के अधिकारों को खतरा पहुंच रहा है। था दूसरी तरफ आपातकाल के आलोचकों का तर्क था कि स्वतंत्रता के आंदोलन से लेकर निरंतर हमारे देश में जन आंदोलन की एक लंबी श्रृंखला रही है। विपक्षी नेताओं का मानना था कि लोकतंत्र में जनता को सार्वजनिक रूप से सरकार के विरोध का अधिकार होना चाहिए। उनका कहना था कि गुजरात तथा बिहार में चले आंदोलन ज्यादातर अहिंसक तथा शांतिपूर्वक रहे। इसके अलावा गृह मंत्रालय ने भी कानून व्यवस्था से संबंधित कोई चिंता नहीं जताई थी। आलोचकों का मत था कि देश को बचाने के लिए बनाए गए संवैधानिक प्रावधान का दुरुपयोग तत्कालीन प्रधानमंत्री ने निजी ताकत को बचाने के लिए किया था। बीजेपी कैंपेन या विज्ञापन द टाइम्स लंदन में 15 अगस्त 1975 को छपवाया गया था कि आज भारत की आज़ादी का दिन है, भारत के लोकतंत्र का दीपक बुझने न पाए। बच्चों, ये था आपातकाल। अब इसके आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे।
एक ये जनता पार्टी का विजय का कारण क्या थे। जनता पार्टी 1977 में आई थी। उसके 1977 के चुनाव के बाद पहली बार केंद्र में विपक्षी दलों को की सरकार बनने तथा इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी की हार के क्या क्या कारण थे, कौन उत्तरदायी था। पहला है, आपातकालीन स्थिति समाप्त होने के बाद लोकसभा के चुनाव की घोषणा की गई। ऐतिहासिक चुनाव आपातकालीन स्थिति के बारे में एक प्रकार से जनमत संग्रह थे। उत्तर भारत में विशेष तौर पर आपातकाल का प्रभाव अधिक महसूस किया गया। विरोधी दलों के लोकतंत्र बचाओ के नारे पर चुनाव लड़ा गया। लोगों का निर्णय निश्चित तौर पर आपातकाल के खिलाफ था। सेकंड है, आपातकाल लागू होने के पहले ही बड़ी विपक्षी पार्टियां एक दूसरे के नजदीक आ रही थी। चुनाव के एन पहले इन पार्टियों के एकजुट होकर जनता पार्टी नाम से एक नया दल बनाया। नई पार्टी ने जयप्रकाश नारायण का नेतृत्व स्वीकार किया। कांग्रेस के कुछ नेता भी जो आपातकाल के खिलाफ थे इस पार्टी में शामिल हुए। कौन सी पार्टी में? जनता दल पार्टी में। थर्ड है, कांग्रेस के कुछ अन्य नेताओं ने जगजीवन राम के नेतृत्व में एक नई पार्टी बनाई। इस पार्टी का नाम कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी था। अब बाद में यह पार्टी भी जनता पार्टी में शामिल हो गई। 1977 के चुनाव को जनता पार्टी के आपातकाल के ऊपर जनमत संग्रह का रूप दिया गया। इस पार्टी ने चुनाव प्रचार में शासन के अलोकतांत्रिक चरित्र और आपातकाल के दौरान की गई ज्यादतियों पर जोर लगाया। पांचवा, हजारों लोगों की गिरफ्तारी और प्रेस की सेंसरशिप की पृष्ठभूमि में जनमत कांग्रेस के विरुद्ध था। जनता पार्टी के गठन के कारण यह भी सुनिश्चित हो गया कि गैर कांग्रेसी वोट एक ही जगह पड़ेंगे। बात बिल्कुल साफ थी कि कांग्रेस के लिए अब बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। छठा है, जैसा कि उम्मीद की जाती है वही हुआ। चुनावी परिणामों से स्पष्ट हो गया कि मतदाताओं ने कांग्रेस को नकार दिया है। उसे मात्र 184 सीटें मिली थी। जनता पार्टी और उसके साथी दलों ने 330 सीटें जीत ली। इस प्रकार केंद्र में पहली गैर सरकारी सरकार या विपक्षी सरकार या जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो 12th क्लास में राजनीति विज्ञान में आता है। आपातकाल के परिणाम और फिर 1977 में जनता दल का कैसे निर्माण हुआ। जनता दल एक नई पार्टी आई, कैसी हुई, कैसे आई। बच्चों, अगर ये पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।